हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आ गया है थर्ड पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ BFUHS की, DHS पंजाब की, और जो आपका आने वाला GMCH का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन। तो रेगुलरली आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ। 20 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 21 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा फुल थ्योरी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बच्चे, तो फुल थ्योरी बैच प्लस MCQ प्लस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे बैचेस ये स्टार्ट हुए हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच है, फीस 229 है। 4 मंथ्स के बैच की फीस 249 है। 6 मंथ्स के बैच की फीस 3199 है। सारे ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो, वर्किंग वुमेन भी हो, तो आपको रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली मिलेंगी और लाइव क्लासेस आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। बैचेस जो हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर, अभी मुझे और पढ़ना है, तो आज ही आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, A patient with the liver cirrhosis has a serum ammonia level of 110 microgram per dl. Which dietary modification is appropriate? सो बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया लेवल जो है वो 110 है, ठीक है ना। 110 माइक्रोग्राम पर डीएल है और नॉर्मल होता है 15 से 45 एक पर्सन की बॉडी में। अब इस पेशेंट को आप क्या डाइट दोगे? मतलब अमोनिया लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट या फिर हाई सोडियम डाइट। तो अमोनिया बच्चे, अमोनिया क्या है बेटा? ये बनता है बाय द प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स बनते हैं ना। सो हमारा जब प्रोटीन अंदर डाइजेस्ट होता है, उसका एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उससे अमोनिया गैस फॉर्म होती है। और लिवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। पर किसी की बॉडी में अमोनिया इंक्रीज हो गया है, तो अब आप ऑब्वियसली उसे प्रोटीन नहीं दोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लो प्रोटीन डाइट देंगे, ताकि अमोनिया और ज़्यादा फॉर्म ना हो। क्योंकि प्रोटीन और दोगे तो प्रोटीन अंदर डाइजेस्ट होगा, अमोनिया और ज़्यादा फॉर्म होगी। क्लियर ना? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द बर्न इंजरी कवरिंग 40% ऑफ बॉडी टोटल सरफेस एरिया अराइव्स इन अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? बर्न इंजरी वाला पेशेंट आया है, 40% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है उसका बर्न हो चुका है, इमरजेंसी में आया है। प्राइमरी इंटरवेंशन क्या करोगे? आईवी फ्लूइड लगाओगे, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम लगाओगे, आईवी पेन मेडिकेशन लगाओगे, कवर द बर्न विद द स्टेराइल ड्रेसिंग। तो ऑब्वियसली सबसे पहले देखो 40% ऑफ द बॉडी बर्न है, मतलब कि सबसे पहले हमें फ्लूइड रिसस्टिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लूइड रिसस्टिकेशन इज अ प्रायोरिटी। क्यों प्रायोरिटी मैम? क्योंकि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका हो गया, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो फटाफट से फ्लूइड रिसस्टिकेशन स्टार्ट करो। पहले 24 घंटे में हमें फ्लूइड रिकवर करना है। नेक्स्ट है, a nurse is caring for a patient with the Cushing syndrome, which assessment finding is expected? So अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको कुशिंग सिंड्रोम है, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगा? मैम कुशिंग सिंड्रोम क्या है? कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। कॉर्टिजोल एक वंडर ड्रग है जो आपकी बॉडी के बहुत से वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम इसे वाइटल और वंडर ड्रग भी बोलते हैं, वाइटल ड्रग भी बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से ये रिलीज होता है हार्मोन। कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट कैसा लगता है भाई? हाइपोटेंसिव, वेट लॉस, मून फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपर पिगमेंटेड एंड सॉल्ट क्रेविंग, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इट्स अ मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी। देखो ये जो पर्सन होता है ना, इसकी सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी ही होती है, पर जो इसकी एक्सट्रीमिटीज होती है ना बेटा, वो बिल्कुल थिन होती है। टांगे और इसकी जो बाजुएं होंगी ना, वो बिल्कुल पतली होंगी। बस इसका फेस और इसकी ट्रंकल ओबेसिटी होगी, ठीक है ना। मोस्टली जब जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना, उनमें कॉर्टिजोल लेवल्स बहुत इंक्रीज रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्टिजोल स्ट्रेस को हेल्प करता है रेगुलेट करने में। तो अगर कोई बहुत लंबे समय से स्ट्रेसफुल पर्सन होगा ना, ध्यान से देखना, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी, इनका पेट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, फेस गोल सा होता है, जस्ट बिकॉज उनका कॉर्टिजोल लेवल बड़ा है। आर्म्स एंड लेग्स जो है वो थिन है। क्लियर? नेक्स्ट है, पेशेंट विद द गुलियन बैरन सिंड्रोम इज एडमिटेड, विच असेसमेंट इज प्रायोरिटी? तो गुलियन बैरन सिंड्रोम वाला पेशेंट एडमिट हुआ है, कौन सा असेसमेंट प्रायोरिटी है? गुलियन बैरन सिंड्रोम में बच्चे क्या होता है? असेंडिंग पैरालिसिस। असेंडिंग पैरालिसिस माने तो कि पैरालिसिस जो है वो
लोअर एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होगा। लोअर से कैसे, पैरों से, फिर लेग्स में आएगा, फिर वेस्ट पे आएगा, कमर पे आएगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स पे जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी असेसमेंट क्या है, डीप टेंडन रिफ्लक्स, मसल स्ट्रेंथ इन एक्सट्रीमिटी, रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट, पेन लेवल। तो ऑब्वियसली अगर किसी को GBS है, गुलियन बैरर सिंड्रोम है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट एंड एफर्ट्स को आपको चेक करना है, बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल्स तक पैरालिसिस पहुंच जाएगा तो पेशेंट का रेस्पिरेशन सुप्रेस हो सकता है। तो एयरवे तो हमारी प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी में हम रेस्पिरेटरी रेट ही चेक करेंगे। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द निमोनिया डेवलप रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन एंड टेकिकार्डिया, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन। पेशेंट को निमोनिया, उसे रेस्टलेसनेस है, कंफ्यूजन है और टेकिकार्डिया हो रहा है। नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या है, एडमिनिस्टर सिडेटिव, चेक द पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन, एसेस फॉर अ फीवर, इंक्रीज द IV फ्लूइड रेट। सो हेयर हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का चेक करना इज आर प्रायोरिटी, क्योंकि पेशेंट रेस्टलेसनेस है, कंफ्यूजन है, टेकिकार्डिया, ये शो कर रहा है कि पेशेंट को सांस नहीं ले पा रहा, तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रही होगी और ऑक्सीजन ब्रेन को भी नहीं मिल रही होगी, इसीलिए उसे मेंटल कंफ्यूजन और मेंटल साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की चेक करो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उसको ऑक्सीजन सप्लाई दो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ patient receiving TPN, total parenteral nutrition, which finding required immediate action। तो TPN सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें से क्या फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है, ब्लड ग्लूकोज 210, वाइट क्लाउडी TPN सॉल्यूशन, वेट गेन 1 kg ओवर अ वेट, स्लाइटली रेडनेस एट द IV स्लाइड। सो अगर आपको TPN सॉल्यूशन वाइट एंड क्लाउडी दिख रहा है, देखो TPN जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, पर वाइट एंड क्लाउडी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं भी IV लाइन में इन्फेक्शन के चांसेस हो गए। रेड भी होती है साइट, विच इज राइट, 1 kg वेट गेन इन अ वीक ओके है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ही रहता है, क्योंकि जब किसी को TPN सॉल्यूशन चलता है तो उसमें डेक्सट्रॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज ही रहता है, सो विच इज़ नॉर्मल। पर अगर आपको TPN सॉल्यूशन वाइट एंड क्लाउडी दिख रहा है जो कि क्लियर होता है, देन इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, कि यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ MI रिपोर्ट अ चेस्ट पेन एट रेस्ट, डज नॉट इम्प्रूव विद द रेस्ट और निट्रोग्लिसरीन, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट। तो MI वाली पेशेंट की हिस्ट्री है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, पेशेंट को रेस्ट करते हुए भी चेस्ट में पेन होता है और वो पेन नाइट्रोग्लिसरीन से भी ठीक नहीं हो रहा, तो नर्स क्या देखेगी, स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। सो इट्स एन अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है नाइट्रोग्लिसरीन से बच्चे ठीक नहीं होती, और ये कभी भी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड पेन होती है, कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, ये मैटर नहीं करता आप एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होगी, तो वो पूरी नहीं होती, इसलिए चेस्ट पेन हो जाता है एक्सरसाइज करते टाइम ही। पर अनस्टेबल एंजाइना कभी भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, और ये सीधा सीधा बताता है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, अर्ली साइन है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, क्लियर। और अनस्टेबल एंजाइना की पेन जो है नाइट्रेट से ठीक नहीं होती। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद AV फिस्टुला फॉर हीमोडायलिसिस, विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो अगर आप एक नर्स हो, केयर कर रहे हो पेशेंट की, उसका एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला बना है, सॉरी आर्टरीज और वेन्स का एट्रियोवेंट्रियो फिस्टुला बना है, हीमोडायलिसिस के लिए क्या एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, मेजर ब्लड प्रेशर इन द आर्म विद द फिस्टुला, कभी भी सेम आर्म से जहाँ AV फिस्टुला बना है ब्लड प्रेशर नहीं लेते। स्टार्ट एन IV लाइन इन अ फिस्टुला आर्म, कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, उस फिस्टुला वाली आर्म को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना, फिस्टुला खराब हो जाएगा। अप्लाई अ टॉर्निकेट अबव द फिस्टुला, कभी भी टॉर्निकेट भी नहीं लगानी। बट ये जो मैंने ऑप्शन पढ़ा यहाँ पे कि थ्रिल और ब्रूइट के लिए असेस करना है फिस्टुला को, विच इज राइट। क्यों भाई, देखो जब थ्रिल एंड ब्रूइट इसलिए चेक करते हैं, उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है, उसमें पेटेंसी है प्रॉपर, सो ये देखने के लिए हम थ्रिल एंड ब्रूइट फिस्टुला के ऊपर चेक करते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स इज teaching patient with a peptic ulcer disease about lifestyle modification, which statement indicate correct understanding। peptic ulcer disease वाले को lifestyle modification के बारे में सिखा रहे हो, क्या statement indicate करेगी कि patient को समझ आ गया है। I should avoid spicy food and caffeine. I can take ibuprofen for pain if needed. I should drink milk before bedtime to coat my stomach. स्मोकिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन माई अल्सर। भाई क्यों, स्मोकिंग इफेक्ट करेगा, स्मोकिंग जो है अंदर एसिडिक अमाउंट इंक्रीज करती है जिससे अल्सर को इफेक्ट होगा। मिल्क कभी भी सोते टाइम नहीं पीना है, रीगर्जिटेट मारेगा, प्लस सोते टाइम एक
मेडिसिन आती है जिसको हम बोलते हैं सुक्रालफेट, उसको देते हैं, ठीक है। आइबोब्रूफिन जो है एक नसेड है, और नसेड्स क्या है, इसका कॉज है, तो ये भी नहीं देनी। तो अगर पेशेंट कहता है कि मुझे स्पाइसी फूड एंड कैफीन अवॉइड करना है, विच इज़ अ राइट स्टेटमेंट, इट मीन्स पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिसीज के बारे में समझ आ गया है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट पोस्ट थायरोडेक्टमी, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट थायराइड स्टॉर्म। पोस्ट थायरोडेक्टमी, थायरोडेक्टमी के बाद पेशेंट को थायराइड स्टॉर्म की असेसमेंट आपने असेस करनी है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, lethargy and cold intolerance, fever, tachycardia, hypertension, muscle cramp and positive चौवटिक साइन। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। पेशेंट की थायरोडेक्टमी हुई है और उसके बाद उसे थायराइड स्टॉर्म हो गया है, थायराइड स्टॉर्म, कंफ्यूज मत होना, ओके। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, देख लेते हैं एक बार वो क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है। माइस्थेनिया ग्रेविस, नर्व्स एंड मसल के जंक्शंस में प्रॉब्लम आ गई है, कौन सा सिम्टम्स कंसर्निंग है, इट्स अ सी ऑप्शन, ब्रीदिंग एंड स्वेलो। इट मीन्स कि रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड स्वेलोइंग प्रॉब्लम आ रही है, विच इज़ अ कंसर्निंग साइन। सो बच्चा, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, समझ आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली क्वेश्चंस देखने के लिए। 5:30 एंड बैचेस मेरे शुरू हो गए हैं, अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपने अकॉर्डिंगली लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। बेसिक से बैच शुरू हो रहा है, MCQs एंड टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। 3 मंथ्स का फीस है 2299, 4 मंथ्स का है 2499, 6 मंथ्स का है 3199। आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत कम टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको लगता है मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूंगी तो क्लियर हो जाएगा मेरा पेपर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम है आपका। सो मिलती हूँ कल फिर से 5:30 आप लोगों के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।